मीटिंग इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइव सेशन और थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने रजिस्टर किया। एंड बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल मैं पहले भी कई बार सोच रहा था कि आई विल लव टू टेक सम ऑनलाइन क्लासेस, बट बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल, बिकॉज ऑफ माय सम ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल, मैं कर नहीं पा रहा था। बट ये वाला जो एक सेशन था, जो मुझे लगा कि आप में से काफ़ी लोग इनफैक्ट चाहे मेरे यूट्यूब के चैनल पे, चाहे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर रहे थे, तो मुझे लगा, और प्लस एग्जाम्स जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कॉलेज एग्जाम अनाउंस करेगा, और अभी भी मेरे को थोड़ा डाउटफुल है। कल कराऊंगा रादर देन मैं थ्योरी समझाऊं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सेशन कराता हूं जिसमें मैं एक केस स्टडी आपको पूरी डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा भी कि उसका सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला और कैसे हम निकाल सकते हैं, या एग्जाम में जब केस स्टडीज आए तो आप कैसे उसको एनालाइज करें, कैसे सॉल्व करें। आने वाले भी कई सारे मैनेजमेंट कोर्सेज में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न है या एक ऐसी चीज है जो किसी भी मैनेजमेंट कोर्स में हमेशा आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो इस कोर्स में मिले, चाहे किसी और अगले आने वाले कोर्सेज में मिलेंगी। आप में से आपका जो भी ब्रांच है, चाहे केमिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे टेक्सटाइल है, सभी को थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में कोई ना कोई मैनेजमेंट का पेपर आएगा ही आएगा। तो वहां पर एक अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जनरली कोई सिखाता भी नहीं है क्लासरूम्स में। बहुत रेयरली मैंने टीचर को देखा है कि वो प्रैक्टिकली केस स्टडीज कराएं स्टूडेंट्स को। तो लेट्स गो इनटू अ केस स्टडी। एक केस स्टडी में जाते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आप मुझे बता दें कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं, सो दैट कि हम आगे बढ़े। ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके, तो लेट अस बिगिन दिस केस बेस्ड डिस्कशन। सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा केस स्टडी क्या होती है। मोस्ट प्रोबेबली आप काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, या आपने कहीं से पढ़ा होगा, या टीचर ने आपको कराया होगा, या कम से कम सैंपल भेजा होगा। तो मैं छोटा सा डिस्कशन आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हम केस स्टडी में करते क्या हैं। तो केस स्टडी है क्या? केस स्टडी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और सिचुएशन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि बेसिकली यहाँ पर ना आपको एक रियल टाइम सिचुएशन में आपको एक किसी पर्सन के बारे में भी केस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में भी हो सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है। सिंस हम एमपीपी का कोर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मेनली मैनेजमेंट फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और कोई भी केस स्टडी आपको आएगी या सिचुएशन आएगा तो मैनेजमेंट फंक्शन उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। तो मैनेजमेंट फंक्शंस पे जरूर ध्यान देंगे कि मैनेजमेंट फंक्शन को हम कैसे इन्वॉल्व करा सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर हमें एक लंबे पीरियड के लिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और जब उसको रिकॉर्ड करके लिखते हैं तो वो एक केस स्टडी बन जाती है। आप किसी भी सिचुएशन को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, अगर इसमें भी मैं किसी पर्सन के बारे में लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं, वो भी एक केस स्टडी बन जाएगी। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना चाहता हूं तो भी मैं लिख सकता हूं, वो भी एक केस स्टडी बन जाएगी। अगर हम किसी सिचुएशन के बारे में लिखना चाहते हैं कि अभी सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो वो भी एक केस स्टडी बन जाएगी। मतलब कोई भी चीज जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, रियल लाइफ पे बेस्ड है, वो एक केस स्टडी बन सकती है। अच्छा, सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं तो ये क्या है, बेसिकली एक रियल लाइफ सिचुएशन है कि कोई भी रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको दी जाती है और उस सिचुएशन को आप एड्रेस करते हैं उसमें, क्योंकि उस सिचुएशन में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम होता है। ऐसे एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, केस स्टडीज दो तरह की हो सकती हैं। एक नेगेटिव केस स्टडीज होती है जहां पर की प्रॉब्लम लाई करता है, देयर इज अ प्रॉब्लम। ऑन द अदर साइड देयर आर सर्टेन केस स्टडीज व्हिच आर पॉजिटिव केस स्टडीज, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिलेगी। आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। मान लो किसी पर्सन के बारे में लिखा गया तो लिखा हुआ है कि उसको सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो वो भी एक केस स्टडी हो सकती है। उसको हम सक्सेस स्टोरी बेस्ड केस स्टडीज कहते हैं। कुछ जगह पर फेलियर्स बताए जाते हैं, कुछ जगह पर सक्सेस बताया जाता है, दोनों ही केस स्टडीज हो सकती हैं। तो अक्सर स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, हमने पढ़ा केस, हमें तो कोई प्रॉब्लम मिला ही नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर केस में प्रॉब्लम हो, लेकिन वो तब भी केस स्टडी रहती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमें उस प्रॉब्लम को ढूंढना है। अगर कोई प्रॉब्लम गिवन है या प्रॉब्लम लग रहा है उस केस में, कोई 95% केसेस में होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और हम उसको ढूंढते हैं। और कई बार जो सक्सेस स्टोरीज बेस्ड केस स्टडीज में अगर प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें प्रॉब्लम जनरेट करा देते हैं, खुद ही प्रॉब्लम बना देते हैं कि प्रॉब्लम क्या, इसको अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन इसको प्रॉब्लम आएगी, तो हम खुद लिख देते हैं कि सर इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली हो सकती है इन द बोथ काइंड ऑफ केस स्टडीज। अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स को क्यों दिया जाता है, व्हाई डू वी गिव इट टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को क्यों मिलती है केस स्टडीज? अभी तो चलो ये ओपन बुक एग्जाम हो रहा है तो इसलिए मजबूरी हो गई टीचर के पास कि उसको केस स्टडी देनी ही पड़ रही है आपको। अदरवाइज नहीं तो अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे जो मैंने भी कभी कॉलेज में बनाए हैं,
अगर आप उन क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे उसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी, क्योंकि मैंने अपने पेपर में कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने केस स्टडी नहीं डाली हो, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि अगर स्टूडेंट को एनालिटिकल बेस पे जज करना है या उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को जज करना है, जनरली हम क्या करते हैं, हम वो क्वेश्चन पेपर बना देते हैं जो क्रैमिंग बेस्ड होता है, मतलब बच्चा रट कर आ गया है और जो किताब, हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि बच्चा किताब कितना अच्छा लिख सकता है, किताब को फोटोकॉपी कितनी अच्छी कर सकता है अपने दिमाग में रख के। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बेवकूफी है, तो वो करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है तो ऐसा बनाइए जो कि सच में एनालिटिकल है और स्टूडेंट लेवल ग्राउंड पे आ जाए, मतलब कोई कितना भी पढ़कर आया हो, कोई बहुत पढ़कर आया हो, कोई बहुत कम पढ़कर आया हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा केस स्टडी देते ही कि वो बच्चा कितना पानी में। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट केस स्टडी क्या थी। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं कि एक केस स्टडी शुरू करते हैं। तो केस स्टडी को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। वैसे मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, आप चाहेंगे तो मेरे से बाद में ले भी सकते हैं, मैंने भी किसी बुक से ही उठाया है तो आप देख सकते हैं। तो XYZ एक फाइनेंस कंपनी है और ये बेसिकली फाइनेंस करती है किस चीज को, तो दे फाइनेंसेस मीडियम लो एंड हाई लोडेड व्हीकल्स, मतलब जो भी लोग गाड़ियां लेना चाहते हैं, बिजनेस वाले खासकर जो गाड़ियां लेते हैं, ट्रक लेते हैं, ट्रॉली लेते हैं, तो ये उन लोगों को फाइनेंस करती है। तो फाइनेंस करने के बाद यहाँ पर एक पर्सन की, अब ये देखिए, ये अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो केस स्टडी है स्टार्ट हो रही है कंपनी से, लेकिन जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे ये पर्सन ओरिएंटेड बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर देखो अगली लाइन में क्या आ गया, पवन जॉइंड द कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग MBA इन फाइनेंस, मतलब कहानी अब पवन की शुरू हो गई है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि केस स्टडी पर्सन ओरिएंटेड है, ग्रुप ओरिएंटेड है, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड है। सबसे पहली चीज आप ये ढूंढेंगे। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो प्लीज नोट डाउन कर ले, सो दैट कि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली मैं क्या बता रहा हूँ। तो पवन यहाँ पर क्या है, एक पर्सन है जो कि इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है आफ्टर डूइंग हिज MBA करने के बाद वो फाइनेंस में उसकी स्पेशलाइजेशन थी, तो ऑब्वियसली उसके एक परफेक्ट कंपनी है, क्योंकि कंपनी भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। इसके बाद ट्रेनिंग पीरियड चलती है उसकी 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद वो शिफ्ट कर दिया जाता है एक नए ब्रांच में एज अ ब्रांच मैनेजर। मतलब उसके पास एक्सपीरियंस कम है, प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और सीधा उसको ब्रांच मैनेजर बना करके एक ब्रांच में भेजा गया है। तो पहली चीज जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करनी है वो ये है कि जो पवन है उसका ट्रेनिंग पीरियड सिर्फ 6 मंथ्स का था और वो इनएक्सपीरियंस्ड है। तो पहला पॉइंट यहाँ से हमें ये मिल जाता है कि पवन के बारे में पहली बात ये पता चल रही है कि पवन के पास एक्सपीरियंस की कमी है, उसके पास प्रैक्टिकली कोई एक्सपोजर नहीं है। केस स्टडी की हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, क्योंकि जो भी केस स्टडीज दी जाती हैं या कहीं लिखी जाती है वो नटशेल में लिखी जाती है और बहुत शॉर्ट में मैक्सिमम बातों को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है। तो हमेशा हर बात पे ध्यान देंगे, डिटेल्स में जाएंगे कि डिटेल में क्या बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच वाज नॉट परफॉर्मिंग टू इट्स पोटेंशियल। अब जिस ब्रांच में उसको डाला गया है वो ब्रांच परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका पोटेंशियल लेवल उतना अच्छा नहीं है उस ब्रांच का। तो वहां पर आपको एक बात जो क्या पता चल जाती है कि जो ब्रांच है, ब्रांच भी अंडर परफॉर्मिंग है। अब दो चीजें, दो प्रॉब्लम आपको यहीं पे लग रही है कि अरे दो प्रॉब्लम तो यहीं पे नजर आ रही है, ब्रांच भी अंडर परफॉर्मिंग चल रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है, पवन भी अंडर ट्रेंड गया है, अंडर एक्सपीरियंस्ड है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखेंगे कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जड़ों में से एक प्रॉब्लम निकल कर आएगी। देखते हैं क्या मिलता है आगे। द स्टाफ इज नॉट मोटिवेटेड। अब नई कहानी आ गई भाई। अब नई कहानी में क्या मिल रहा है कि स्टाफ भी मोटिवेटेड नहीं है। अब जो तीसरी प्रॉब्लम दिख गई कि जिस जिस लोगों के साथ वो काम करने गया है उनमें कोई मोटिवेशन नजर नहीं आ रहा है, एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर सर्वाइवल। वो अपना गुजारा कर रहे हैं, उनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस कारण से जहां पे डाउट होगा प्लीज पूछेंगे, सो दैट कि हम इसको समझ पाए अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बात हुई कि कंपनी स्टाफ भी इतना मोटिवेटेड नहीं है, जो तीसरी प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली नजर आ रही है इस केस में, और वो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई लेना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे, अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कमिटमेंट की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कमिटमेंट वर्ड भी आ गया। तो अब चार चीजें आ गई, अंडर परफॉर्मिंग है ब्रांच, पवन एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद आपके पास लोग मोटिवेटेड नहीं है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या निकल कर आएगी, बट अभी जो पता चल रहा है ये 4-5 चीजें मेरे सामने आ गई है। देर आर टोटल 5 मेंबर्स। अब पवन की टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो हम 5 लोगों के बारे में अब बात करेंगे। मतलब अब कहानी इंडिविजुअल से ग्रुप की तरफ बढ़ रही है। अगेन केस का शिफ्ट देखेंगे। पहली लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थी, फिर पवन आ गया, पवन ने अपनी कहानी शुरू की कि मैं कहां से आया हूं, और उसके बाद अब उसके टीम मेंबर्स की बात होगी। मतलब 5 लोग और आ गए केस में, मतलब ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं अब केस। तो केस अब ग्रुप की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं ग्रुप में क्या मिलता है हमें देखने को। अब ये ना उसका प्रोफाइल दिया हुआ है, ये आपके सामने उसका प्रोफाइल आ रहा है कि उसके पहले टीम मेंबर्स में कौन कौन लोग हैं और वो बेसिकली क्या करते हैं। तो पहला जो टीम मेंबर है वो अरविंद है, अरविंद उसका नाम है। वो सीनियर लेवल का एम्प्लॉय है। डेजिग्नेशन पे ध्यान देंगे, पोजीशन पे ध्यान देंगे कि पोजीशन, हम किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो सीनियर लेवल का एम्प्लॉय है। अब उसमें कुछ के बारे में कुछ बातें आपको दी हुई है, तो जरा देख लेते हैं उनके बारे में आपको क्या क्या बातें दी हुई हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं।
पहला कि वो क्रिएटिव है, वो जीनियस है। अब ध्यान से पढ़ेंगे, अब यहां से हमें केस के बारे में काफी कुछ डिटेल्स मिलेगा। क्रिएटिव है, जीनियस है इन हिज ओन वर्क, मतलब अपने काम में वो अच्छा है, इंडिविजुअली वो अच्छा है, ओके। इमोशनल है, ठीक है। लुक फॉर प्रेजेस फॉर हिज वर्क, दूसरों से अपने काम के लिए उसको प्रेजेस पसंद है, मतलब उसको लगता, उसको अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसको, आपको ऐसे लोग काफी मिल जाएंगे अपने आसपास ही जिनको अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज ही सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में सोचता है, एंड वांट टू बी इन लाइमलाइट ऑल द टाइम, हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता है। तो यहाँ पे अब क्या क्या चीजों के बारे में बात हो गई है, थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बात कर लें। उसके बारे में हमें क्या क्या पता चल गया कि वो काम में अच्छा है, अपने काम में अच्छा है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोचता है। मतलब क्या क्या चीजें नहीं है वो सोचना है हमें। वो मतलब वो टीम मेंबर नहीं है, टीम प्लेयर की कोई बात नहीं हो रही, वो टीम प्लेयर नहीं है। इसके अलावा वो इंसेंटिव्स के बारे में देखो, कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे। एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस का क्रेडिट ले लेता है, लेकिन फेलियर होता है तो दूसरों को ब्लेम कर देता है, टीम मेंबर्स को ब्लेम कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रही है उसके ट्रेट में कि जो अरविंद है वो बेसिकली अपने सक्सेस अगर मिलता है तो सारा क्रेडिट ले जाता है, कहता है भाई मेरी वजह से ये सारा क्रेडिट मिला है। लेकिन अगर फेलियर होता है तो कहता है ये सारी टीम मेरे पास जो निकम्मी टीम है ये किसी काम की नहीं है, ये सारे नकारे लोग आपने मुझे दे रखे थे, इसी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। अल्टीमेटली उसको अपने काम को, उसके कोई काम को ब्लेम करे तो उसको प्रॉब्लम होती है। ये पहले पर्सन की हमें प्रोफाइल मिल गई है। ये क्या नहीं कर रहा, आपको उधर ध्यान देना है। क्या, एक बात हमेशा याद रखिएगा, केस स्टडी में लुक्का छिपी चलती रहती है। मतलब जो राइटर होता है वो लिखता इस तरह से है कि आधी बातें लिखी जाती हैं, आधी बातें नहीं लिखी जाती, क्योंकि आधी बातों को हमें सोचना होता है कि क्या नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है, हमें उस पर तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्रेड्स वाइज इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब एज इन ही इज नॉट अ टीम प्लेयर, ही डोंट थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ही डोंट थिंक अबाउट द टीम पीपल, he doesn't care about the success and failure of the organization। ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। ऑल इन ऑल सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, अपने बारे में सोचता है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब जो सेकंड नंबर पे हमारे पास एम्प्लॉय आ गए हैं जी, वो है महेश कुमार। अब महेश के बाद में वो भी सीनियर लेवल पे है, तो दो लोग आपको मिल गए जो सीनियर लेवल पर आ रहे हैं। तो सीनियर लेवल वाले लोगों के बारे में अभी बात हो रही है। अब इनके बारे में क्या है, सोशल है, जॉली है, ठीक है। अब उस पिछले वाले पर्सन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, बट इनके बारे में बताया गया है कि ये काफी सोशल है, अपने फैमिली के लिए काम करते हैं, वाइफ और सन है इनके फैमिली में, मिनिमम जॉब रिक्वायरमेंट को पूरे करने में बिलीव करते हैं। मतलब यहाँ भी कमिटमेंट की कोई बात नहीं है, अपना काम कर देते हैं, अपना गुजारा कर देते हैं। बेसिकली अगर मुझे इसकी प्रोफाइल से मैं एक बात निकालना चाहूं तो ये बहुत एम्बिशियस आदमी नहीं है, इज नॉट एम्बिशियस। ये अपना गुजारा करने वाला आदमी है, अपनी सैलरी लेता है और खुश रहता है अपने फैमिली के साथ। इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ना या आगे निकलना, इस तरह के रेस में या कंपटीशन में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। एक चीज और अच्छी है कि मैनेजमेंट इसके बारे में कुछ निगेटिव परसीव करे, ये इसको पसंद नहीं है। तो मैनेजमेंट इसके बारे में कुछ गलत सोचे या कुछ इसके बारे में उल्टा पुल्टा सोचे, वो ये उतना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो ये दो लोगों की प्रोफाइल हमें मिल गई है। दोनों लोगों में एक चीज कॉमन है कि कमिटमेंट लेवल की कमी है, मोटिवेशन लेवल की कमी है। दोनों ही लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते। तीसरा पर्सन है जो राकेश है, जो मिडिल लेवल में है। और मिडिल लेवल के बारे में क्या, अब ये पर्सन है जो लॉयल टू कंपनी है, कि पर्सन और कंपनी के बारे में सोचता है और इंसेंटिव्स के लिए काम करता है। इंसेंटिव मतलब अगर किसी भी तरह का रिवॉर्ड सिस्टम या किसी भी तरह का इंसेंटिव अगर इसको दिया जाएगा तो डेफिनेटली ये काम करना पसंद करेगा, ये उसको एंजॉय करना पसंद करेगा, क्योंकि इसको लगता है कि बोनस मिल रहा है तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम है कि ये इनिशिएटिव पसंद नहीं करता, मतलब अकेले कोई काम नहीं कर सकता और टीम वर्क में ज्यादा बढ़िया काम करना पसंद करता है। मतलब आप इसको लीडर नहीं मान सकते, इज नॉट अ लीडर, इज बेसिकली अ फॉलोअर। ये फॉलोअर है कि आप इसको कोई काम दे देंगे तो ये अपनी टीम के साथ मिलकर वो काम कर देगा। बट इसकी एक अच्छी बात है कि कंपनी के बारे में सोचता है, लॉयल है कंपनी के लिए, और इंसेंटिव देके इसको खुश किया जा सकता है, बोनस देके इसको खुश किया जा सकता है। चौथा जो लास्ट इंप्लॉई है हमारा वो है सोहन। सोहन लोअर लेवल का एम्प्लॉई है और सोहन के बारे में कुछ बातें यहाँ दी हुई हैं, जैसे वो इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो हमेशा नए जॉब्स ढूंढता रहता है। मतलब फिर कमिटमेंट का इशू है, कमिटमेंट यहाँ भी देखने को नहीं मिल रही। और टाइम को लेकर ओवर टाइम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि उसको पैसे मिल सके, वो पैसा कमाना चाहता है इसलिए। लेकिन उसके साथ दो प्रॉब्लम है, एक तो वो बहुत जिद्दी है, एडमेंट मतलब जिद्दी, और आर्ग्यूमेंटेटिव। कोई भी काम दीजिएगा तो वो हमेशा आर्ग्यूमेंट करता रहता है कि ओके मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे ये काम पसंद नहीं है। तो ये आपके पास चारों लोगों का प्रोफाइल दिया हुआ है। केस स्टडी अब ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपके साथ, इसके साथ आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एनालाइज द नीड पैटर्न ऑफ ऑल द 4 एम्प्लॉइज। जितने भी चारों एम्प्लॉइज हैं उनके नीड पैटर्न को हमें एनालाइज करना है।
इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन, और वो भी मोटिवेशन थ्योरी को यूज करना है, तो मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में बात करनी है, प्लस हमें पवन को एडवाइस करना है कि वो कैसे लोगों को मोटिवेट करे। अब यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले। क्या केस स्टडी आपको समझ में आ गई है? डिड यू एबल टू गेट द केस स्टडी? यस सर। केस स्टडी अगर आपको समझ में आ गई है तो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में आ जाते हैं। हमें कौन से सेक्शंस लिखने होते हैं केस स्टडी को सॉल्व करते समय, हमें उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो केस स्टडी में होता है, जो फर्स्ट चीज होती है केस स्टडी में, वो होती है केस फैक्ट्स। अब यहां से थोड़ा नोट डाउन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी बातें मैं समझाऊंगा आपको। केस फैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज जो यूनिवर्सल ट्रुथ के फॉर्म में दी हुई है और आप उसको बदल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, कंपनी कितने सालों से चल रही है, कंपनी किस साल स्टैब्लिश हुई, पवन ने एमबीए फाइनेंस किया हुआ था, कंपनी वो वहां से ट्रेनिंग लेके 6 मंथ्स की उसने ट्रेनिंग ली। अब ये सारी चीजें जो है वो स्टैटिक है, वो बदल नहीं सकती, वो हो चुकी है। तो जो केस फैक्ट्स होती हैं वो बेसिकली एनीथिंग विच इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड विच इज गिवन इन द केस इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। आपको दिया हुआ है ऑलरेडी केस में, तो केस फैक्ट्स आपको वहां से मिल जाते हैं कि केस फैक्ट्स क्या है। इसके बाद जो सेकंड चीज आपको यहां पर देखनी पड़ती है, वो देखना पड़ता है सिम्टम्स क्या है केस में। सिम्टम्स और प्रॉब्लम के बीच का डिफरेंस समझे। जो सबसे बड़ा इशू आता है केस स्टडी में, जब स्टार्ट हुआ था केस तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अंडर इनएक्सपीरियंस भी एक प्रॉब्लम दिख रहा है, ट्रेनिंग का भी इशू लग रहा है, उसके बाद मोटिवेटेड नहीं है लोग, ये भी एक प्रॉब्लम है। कमिटमेंट, चारों एम्प्लॉय का प्रोफाइल हमने देख लिया, वो भी कमिटमेंट का इशू लग रहा है। अब ये सब प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली यहां पर जो प्रॉब्लम होगी वो कोई एक होगी। जैसे कि मैं एक सिंपल मेडिकल टर्म्स में आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि कोई आपका रूममेट है जो आपके पास आता है और आपको बताता है कि उसके ना सर में दर्द हो रहा है, तो आपके पास दो चॉइस है कि आप उससे पूछो कि भाई सर में दर्द क्यों हो रहा है, या फिर आप उसको सीधा दवाई दे दो। दो चॉइसेस में हो सकता है कि आप बिना दवाई उससे बिना पूछे कि उसको सर में दर्द क्यों हो रहा है, आपने उसको दवाई दे दी और वो दवाई उसको सूट नहीं की, या कोई एलर्जी हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने प्रॉब्लम ढूंढी नहीं थी। क्योंकि उसने आपको आके प्रॉब्लम थोड़ी बताई थी, उसने आपको सिम्टम बताया था कि उसको क्या हो रहा है, उसने ये बताया। क्यों हो रहा है वो नहीं बताया आपको। तो हमारे पास केस स्टडी में क्या हो रहा है वो गिवन होता है, बट क्यों हो रहा है ये गिवन नहीं होता। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये समझना है कि हमें क्यों ढूंढना है और क्यों ही प्रॉब्लम है। बाकी सब सिम्टम है, बाकी जो आप देख रहे हो वो सब सिम्टम है, वो उसका प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो प्रॉब्लम आपको कब आएगी, जब आप उन सिम्टम, और आप जैसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे, मतलब जैसे अब मैंने ढूंढ लिया कि उसको दवाई, सर में दर्द क्यों हो रहा था, मान लीजिए उसको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की वजह से उसको सर में दर्द हो रहा है, तो अगर मैंने उसको साइनस की दवाई दी तो ऑटोमेटिकली सिम्टम रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है, अगर आपने प्रॉब्लम की दवाई खिला दी केस स्टडी में तो सिम्टम सॉल्व हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखें। इसलिए लिखने के बाद जब आप सॉल्यूशंस लिखोगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि क्या हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर जो आता है वो यहीं पे आता है। स्टूडेंट सिम्टम को प्रॉब्लम समझ लेता है, जबकि सिम्टम प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि उसकी लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रॉब्लम है, गलत है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि उसका इनएक्सपीरियंस प्रॉब्लम है, गलत है। ये सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है बता सकते हैं? कोई बताएगा क्या प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? क्या प्रॉब्लम है केस का? क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है आपको इसमें? सर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का पूछ रहे हैं आप या फिर नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का? केस का पर्सन को छोड़ दो, पर्सन तो केस का पार्ट है। केस का प्रॉब्लम बताओ, केस का प्रॉब्लम क्या है? ऐसी कौन सी दवाई खिलाऊं जो कि चारों की प्रॉब्लम खत्म कर देगी? सर सभी के लिए अलग अलग मोटिवेशन है। मैस्लो से अगर हम नीड हायरार्की थ्योरी देखें तो सभी के डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को अगर हम फुलफिल कर पाए तो लोग काम करेंगे, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अब सबसे पहली बात ये है कि काफी हद तक प्रॉब्लम तो आपने नहीं बताया, आपने बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी बताया कि थ्योरी का एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं। केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जैसा बताया कि सबसे पहले केस फैक्ट्स देखना है, सेकंड हमें सिम्टम और प्रॉब्लम देखनी है, तीसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो देखना होता है कि हम कौन सी थ्योरी या कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब एक बात तो क्लियर है कि ये केस स्टडी जो है वो मोटिवेशन वाले चैप्टर से आई है, तो मोटिवेशन वाले चैप्टर से आने की वजह से हम यहाँ पर मोटिवेशन की कोई भी थ्योरी को यूज कर सकते हैं। प्लस एक चीज अच्छी दी हुई है कि क्वेश्चन में आपसे कोई स्पेसिफिक थ्योरी के बारे में बात नहीं की गई है। यही क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था, एनालाइज द नीड पैटर्न ऑफ द केस ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द मैस्लो हायरार्की थ्योरी।
तो फिर आपको मैस्लो ही थ्योरी लगानी पड़ती। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया कि कोई भी थ्योरी आप लगा सकते हो, तो मैं हर्ट्जबर्ग भी लगा सकता हूँ, मैं ईआरजी थ्योरी भी लगा सकता हूँ, मैं एल्डरफर थ्योरी भी लगा सकता हूँ। मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं जो नीड के ऊपर बेस्ड हैं। मैं पावर वाली जो थ्योरी है हमारे पास, मैकलेंड्स 3 नीड थ्योरी, मैं वो भी लगा सकता हूँ। तो कोई भी थ्योरी लगाएंगे तो गलत नहीं होता। एक और बात बताता हूँ कि स्टडी में कुछ गलत और सही नहीं होता। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये जो आंसर आप बता रहे हैं वो गलत है और मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, वो मुझे नहीं लगता वो बात सही होती है, क्योंकि एप्लीकेशन हाँ ये जरूर होता है कि हम एटलीस्ट रेलेवेंट लिखें विद रिस्पेक्ट टू द केस। तो यहाँ पर जो थ्योरी मैं अप्लाई करूंगा, मैं मैस्लो भी यूज कर सकता हूँ, मैं मैकलेंड्स की 3 नीड थ्योरी भी यूज कर सकता हूँ। वैसे ये केस ज्यादा मैस्लो के ऊपर बेस्ड है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ये बात मुझे कैसे पता चला कि ये मैस्लो के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि जब आपको इसमें पोजीशन, मैंने आपको बताया था इसमें पोजीशन गिवन है कि कौन सीनियर है, कौन मीडियम है, कौन लोअर है। तो जब पोजीशन गिवन है इसका मतलब हिरार्की गिवन है, और अगर हिरार्की गिवन है इसका मतलब मैस्लो की हिरार्की थ्योरी यहाँ पे परफेक्टली अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हिरार्की आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यही अगर मैं पावर की बात करता, एफिलिएशन की बात करता, तो वहां 3 नीड थ्योरी लगती। तो इसीलिए मैंने कहा था कि केस स्टडी के न्यूएंसेस पे ध्यान देंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर थ्योरी बेस्ट सूट कर रहा है। तो मैस्लो की थ्योरी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले अगेन उसी बात पर आएंगे कि प्रॉब्लम क्या है इस केस का। कोई और ट्राई करना चाहेगा बिफोर आई गिव यू एन एग्जांपल, मतलब गिव द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? किसी से पूछे क्या? रोशन से पूछते हैं। रोशन, क्या प्रॉब्लम है? रोशन, आप बता सकते हो अगर, प्लीज तो बताएं मुझे। राहुल इज देयर, राहुल से पूछ सकते हैं। काफी लोग दिख रहे हैं मुझे, आप में से कोई भी जो ट्राई करना चाहता हो। यार यहाँ कौन से मार्क्स कट जाने, एक बार ट्राई तो ले लो। अंजलि से पूछते हैं। अंजलि, व्हाट इज द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू यू? क्या प्रॉब्लम लग रही है? क्या कमिटमेंट लेवल का प्रॉब्लम है? चलो मेरे ऑप्शन पे बता दो। यस सर। क्या कमिटमेंट इज द प्रॉब्लम? यस सर, कमिटमेंट प्रॉब्लम है। यस सर, बहुत बिल्कुल। कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। अब देखो, अब यहीं पे आपको 2 वर्ड्स में जो बताना चाहता था, अब वो चीज आ गई। क्या पूरे केस स्टडी में कहीं पर भी कमिटमेंट वर्ड यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है। पूरे केस स्टडी में कमिटमेंट वर्ड एक बार भी नहीं आया। मोटिवेशन वर्ड आया है। इनफैक्ट पहले लाइन में ही अगर आप वापस जाओगे इस केस स्टडी में, तो आप देखोगे कि पहले लाइन में ही जहां पर हम केस स्टडी को स्टार्ट किया था हमने, वहीं पे उन्होंने कहा था कि भाई स्टाफ इज नॉट मोटिवेटेड। मतलब यहां से स्टूडेंट पता है क्या लिखेगा कि मोटिवेशन इज द प्रॉब्लम। मोटिवेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। मोटिवेशन का तो हम इलाज करेंगे, इलाज मिल जाएगा उसका, बट हमें क्या बढ़ाना है? हमें कमिटमेंट बढ़ाना है। और कमिटमेंट किससे बढ़ेगा? मोटिवेशन से बढ़ेगा। जब मोटिवेशन आएगी तो कमिटमेंट ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। क्योंकि ये बड़ा एक सिंपल सा रिलेशनशिप है कि कोई मेरे लिए कुछ करता है तो हमारा भी उसके लिए कुछ ना कुछ कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है। कि अगर किसी ने मेरे लिए अगर एक्स माइल तक ट्रैवल किया, किसी ने मेरे लिए पेन उठाया, किसी ने मेरे लिए तकलीफ उठाई, तो वो आप सोचते हो कि यार इस पर्सन ने मेरे लिए उठाया है तो मैं भी इसके लिए कुछ ना कुछ करूं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कुछ कर रही है, हमारे लिए सोच रही है, हमारे बारे में अच्छा सोचती है, तो ऑब्वियसली अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को मैं कई बार देखता हूँ वो टेबल पे नाम लिख देते हैं, टेबल खराब कर देते हैं, पंखे खराब कर देते हैं, बत्ती जला के बाहर आ जाते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसको अपना होम नहीं समझते। आप अपने घर की बत्तियों के साथ तो ऐसा नहीं करते। घर पे तो दीवार पे जाके ये नहीं लिख देते कि नेहा वर्ड्स राकेश, ये तो हम नहीं लिखते ना ऑब्वियसली, लेकिन हम कॉलेज में लिख देते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारा वहां पे कमिटमेंट लेवल बहुत लो है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें ये लगता है कि कॉलेज हमारे लिए कर ही क्या रहा है, हम क्यों कॉलेज की तो फीस हम ही भर रहे हैं ना, कॉलेज हमारे लिए क्या कर रहा है। तो वहां पर अगेन कमिटमेंट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि वो फीलिंग हम जनरेट नहीं कर पा रहे। अगर फीलिंग आएगी तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है वो कमिटमेंट का है। तो इस केस को अगर सॉल्व करना है तो कमिटमेंट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और कमिटमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए मुझे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले अब मैं थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा कि जो मेरे पास थ्योरी है ऑलरेडी गिवन, मैं उसको यूज करूंगा। वो मेरे पास मैस्लो थ्योरी है कि जो मेरे ऊपर के मैस्लो थ्योरी वाले लोग हैं, अब इनमें मेरे लोगों को फिट कर दूंगा कि ऊपर वाले टॉप लेवल पे मेरे पास 2 लोग थे, मिडिल लेवल पर 1 पर्सन है, और नीचे वाले लेवल पे 1 पर्सन है। तो ये मैंने 4 लोगों को 4 लेवल पे सेट कर दिया। अब मुझे जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले चारों के पर्सपेक्टिव में मुझे लिखना पड़ेगा। आप एक सॉल्यूशन नहीं दे सकते, आपको लिखना पड़ेगा कि अरविंद के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊंगा,
मैं सोहन के लिए क्या बनाऊंगा, महेश के लिए क्या बनाऊंगा, और चौथा पर्सन जो भी राकेश नाम था शायद, उसके लिए क्या बनाऊंगा, वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल वाइज हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अरविंद के बारे में हमें इतना पता है कि वो लाइमलाइट में पसंद करता है, तो अगर मैं उसको टीम लीडरशिप प्रोवाइड करता हूं किसी भी काम के लिए, कोई भी ऐसा काम हम करें, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोई नया एडवर्टाइजिंग लॉन्च करें, कुछ भी हम करें, अगर मैं उसको टीम का लीडर बनाऊंगा ना, तो वो डेफिनेटली अपने काम के बारे में वो बहुत सोचता है। तो अपने काम के बारे में जो आदमी सोचता है, उसको अगर आप फ्रंट में रखेंगे, उसको सामने रखेंगे, उसको लाइमलाइट में रखेंगे, तो वो पर्सन हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा। उसको पीछे रहना पसंद नहीं है, अगर वो पीछे रहेगा तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो मैं इस केस में प्रोवाइड कर सकता हूं, जो मैं पवन को दूंगा, कि आप अरविंद के लिए उसको लाइमलाइट में लाइए। अमन उसको कोशिश कीजिए कि उसको जहां जहां पे लीडरशिप की पोजीशन दी जा सकती है, बट उसका एक ही फ्लॉ है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो मुझे उसको एक बार एक चीज और समझानी पड़ेगी। मतलब मैं उसको दो सॉल्यूशंस दूंगा। पहला कि मैं उसको टीम लीडर बनाऊंगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करूंगा। तो मेरा जो अगला सॉल्यूशन होगा अरविंद के लिए, कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दूंगा ताकि वो किसी और को ब्लेम ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी को कह दिया कि भाई तुमने ही ये ग्रुप क्रिएट करना है, तो वो पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया है। पेपर्स पे लिख दिया मैंने कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस काम के लिए, तो वो भाग नहीं पाएगा। तो यहां पर भी क्या करना है आपको, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देनी है। तो अरविंद के दो सॉल्यूशंस निकल कर आ गए। जो अगला पर्सन था हमारा, जो फैमिली के लिए काम कर रहा है और उसका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए है, तो मुझे उसको सिर्फ एक बात रियलाइज करानी है कि मेरे भाई, कल को तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा भी, उसकी फीस भी जानी है। अगर तुम सर्वाइवल के लिए काम करोगे तो कभी एक्सीलेंस की तरफ तुम बढ़ नहीं सकते। और आने वाले टाइम में आज जितना महंगाई चल रही है वही महंगाई नहीं चलेगी, इन्फ्लेशन रेट वही नहीं चलेगा। तो मुझे उसको क्या समझाना है, एक तो मैं उसको काउंसलिंग करूंगा। मेरा पहला सॉल्यूशन होगा कि मैं उसको बुला के काउंसलिंग करूं और उसको समझाऊं कि भाई ये काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं उसको कोई ऐसा काम दूं जहां पर उसको रिवॉर्ड मिले। अभी तक क्या नजर आ रहा है कि वो वही काम करता है जो सर्वाइवल बेस्ड है। तो अगर मैं उसको कोई रिवॉर्ड बेस्ड वर्क दे दूंगा, इंसेंटिव बेस्ड वर्क दे दूंगा, तो ऑब्वियसली वो इंसेंटिव के बारे में सोचने की कोशिश करेगा। और एक चीज मैं आपको सच बताता हूं, सक्सेस और पैसा, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसको एक बार लग जाती है इसकी लत, वो पीछे नहीं जाना चाहता। आपने कभी क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे को एकदम से फेल होते हुए देखा है? उसका रीजन पता है क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई बच्चा एक बार फर्स्ट आ जाता है ना क्लास में, तो वो फंस जाता है उस ट्रैप में, फर्स्ट वाली गेम में फंस जाता है। उसके बाद उसको लगता है मैं पीछे गया तो बहुत खराब हो जाएगा काम, सोशल रिकॉग्निशन में मारा जाता है। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी तरीके से उसको एक इंसेंटिव बेस्ड प्लान में फंसाऊं, जहां की उसको कुछ रिवॉर्ड मिले उसके काम का। और वो रिवॉर्ड मेरे काउंसलिंग के साथ काम कर जाएगा, क्योंकि मैं काउंसलिंग में उसको ये बात समझाऊंगा कि यू नीड टू नॉट वर्क ओनली फॉर मैनेजमेंट के लिए काम मत करो भाई, अपने लिए काम करो। क्योंकि अगर तुम्हें खुद अर्न करना है, सेल्स निकालनी है, तो तुम्हें खुद से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आज नहीं तो कल कंपनी तुमको निकाल देगी। क्योंकि एक और चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी को फियर मोटिवेशन नहीं, लेकिन आप किसी को निगेटिव मोटिवेशन दे सकते हैं। यहां पर मैं एक बात समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फियर मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन के बीच का डिफरेंस होता है। फियर मोटिवेशन मतलब मैं आपको डरा रहा हूं, तुम ये काम नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड फियर मोटिवेशन। मैं ये नहीं कहूंगा उसको, मैं उसको नेगेटिव मोटिवेशन दूंगा। नेगेटिव मोटिवेशन का क्या मतलब है कि तुमसे ये काम होगा ही नहीं भाई, तुम कर ही नहीं पाओगे। जब आप किसी को ये बात कह देते हो ना, मैं अपनी क्लास में ये काफी बार कहा करता था स्टूडेंट को, मेरे को फर्स्ट ईयर वालों को चैलेंज करने में या पुश करने में मजा आता था। तो मैं क्या करता था, क्लास में उनको जाकर कह देता था कि तुम ऐसा कोई क्वेश्चन ढूंढ के नहीं ला पाओगे जो मेरे को ना आता हो। उसके बाद बच्चा क्या करता था, मेरे को हराने में लग जाता था। और इस हराने हराने की गेम में ना, मैं उसको कम से कम 100 क्वेश्चन सिखा देता था जो मैं कभी क्लास में पढ़ा नहीं सकता था, और वो मेरे को 50 क्वेश्चन सिखा देता था जो मैं कभी सीख नहीं सकता था। तो इसलिए निगेटिव मोटिवेशन अच्छा काम करता है, फियर मोटिवेशन से बेटर होता है। तो मैं यहाँ पर सेकंड पर्सन के लिए मैं निगेटिव मोटिवेशन का इस्तेमाल करूंगा। और मैं उसको इससे भी रिलेट कर दूंगा कि भाई तुम्हारी सोशल नीड्स ऑटोमेटिकली पूरी हो रही है, तुम फ्रेंडली हो, तुम जॉली हो, तुम सोशल नीड्स तो पूरी कर ही रहे हो, लेकिन हायर ऑर्डर नीड्स के बारे में सोचो कि हम कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम की तरफ बढ़े। इसके बाद जो तीसरा पर्सन है, जो इंसेंटिव से तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पास इनिशिएटिव्स वो लेना ही नहीं चाहता। तो क्या अब आप मुझे बताओ, क्या इसको इनिशिएटिव लेने देना चाहिए? इसको बनाए लीडर, बना दे किसी का टीम लीडर किसी काम का, क्या लगता है? वैसे ग्रुप शेयर करता है तो
एक बार चांस देके तो दिया जा सकता है ना। नहीं करूंगा मैं ये मैं इसलिए नहीं करूंगा ना, क्योंकि हिट एंड ट्रायल वंस इन अ वाइल किसी छोटे काम के साथ किया जा सकता है, लेकिन बड़े काम में तो बिल्कुल नहीं लूंगा पंगा। दूसरी बात क्या है, सब लीडर बन जाएंगे तो फॉलोअर कौन बनेगा? मुझे फॉलोअर्स की भी जरूरत पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एज अ लीडर आपका काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ लीडर ही बनाएं। लीडर एक या दो लोग बन सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सभी लोग लीडर नहीं बन सकते। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। तो मैं उसके इश्यूज को समझ जाऊंगा कि ओके इसको इशू है इनिशिएटिव का, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं उसको अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं उसको छोटे कामों के साथ पहले ट्राई आउट करना कोशिश करूंगा कि मैं इसको छोटे लेवल पे क्या मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर छोटे लेवल पे उसको मैं कोई मोटिवेशन दे पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स के लिए, तो वो ऑलरेडी काम कर रहा है। अब मैं उसको डेजिग्नेशन दूंगा। जो तीसरा मेरा सॉल्यूशन निकल कर आएगा कि मैं उसको डेजिग्नेशन दूंगा कि भाई तुम अगर ये काम कंप्लीट करते हो तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दूंगा, प्रोजेक्ट लीडर बना दूंगा। डेजिग्नेशन से उसका मोटिवेशन लेवल डेफिनेटली बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार अब तक तो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे थे, बट डेजिग्नेशन एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए बहुत लोग काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कॉर्पोरेट में काफी साल काम किया है। उन सालों में मुझे यही फील हुआ कि एक समय के बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां कि आपको लगता है कि यार सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन अगर डेजिग्नेशन नहीं मिल रहा तो कोई फायदा नहीं है काम करने का। मतलब लोग ऐसा भी कहते हुए मिल जाते हैं यार कि अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनाया, हमें हमें क्या कहते हैं टीम लीडर नहीं बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाया, असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनाया, उसका फायदा क्या हुआ उस सैलरी का? मेरी सैलरी कौन देखता है, बट मेरी डेजिग्नेशन तो रोज लोग देखते हैं, उसको तो मैं कहीं ना कहीं मेंशन करता हूँ, सोसाइटी में वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं उसको डेजिग्नेशन से मोटिवेट कर दूंगा। और जो चौथा पर्सन है, जो सबसे लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, इसकी ना मैं सबसे पहले सिग्निफिकेंस देखूंगा, क्योंकि दो बातें जो बहुत खतरनाक है वो ये, एक तो बड़ा जिद्दी है, एडमेंट है, ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी बात आर्ग्यूमेंटेटिव है, हमेशा बहस लड़ाएगा, आप कोई भी काम दोगे। तो मैं सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस देखूंगा कि ये, और प्लस इसकी लॉयल्टी भी कुछ नहीं है, हमेशा जॉब देखता रहता है, जॉब छोड़ता रहता है। तो अगर मुझे लगा कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है तो मैं लेट इट गो भी कर सकता हूँ। आई कैन थिंक ऑफ लिविंग हिम एंड आस्क हिम टू लीव। और जब भी ये छोड़ना चाहे तो मैं कभी मना नहीं करूंगा, मैं कहूंगा भाई हंसते हंसते जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनफैक्ट मैं इसका अल्टरनेटिव भी खोज सकता हूँ। इनफैक्ट आई कैन लुक फॉर सम पीपल, सम पर्सन हु कैन बी अ गुड अल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम दिस। बट अगर मैं इसी केस के पर्सपेक्टिव में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने की इस तरह से कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इंटेलिजेंट तो है, लेकिन चूंकि ये लोअर लेवल पे काम कर रहा है, तो इसके लेवल्स के बारे में हम सोच सकते हैं कि इसको लेवल वाइज हम कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मोटिवेशन के कंटेक्स्ट में आप इन चारों एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग आंसर करेंगे। मैस्लो हिरार्की थ्योरी को नीड को यूज करना, और किसकी क्या सोशल नीड है, किसमें क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दी हुई है, उसको मेंशन करते हुए इसको सॉल्व कर देना। मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। एनी क्वेश्चंस? आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब डिड यू गॉट द केस एंड सॉल्यूशन? Yes, sir. Thank you so much. Did you got the how I came to commitment level? Because अगर if you write the motivation in this problem, motivation is not the problem. Yes, sir. तो कमिटमेंट को ढूंढना है। हर केस में जो चीज गिवन है वो प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम वो होती है जो नहीं गिवन है। तो हमें वो ढूंढना होता है कि व्हाट लीड्स टू व्हाट, में क्या चीज कहां तक जा रही है। दूसरी बात, कोई भी केस सॉल्व करे, चाहे वो एक्स करे, वाई करे, जेड करे, में दो चीजें जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर देता है, उसको सबसे पहले यही नहीं पता चलता केस स्टडी आई किस चैप्टर से। तो ये गलती प्लीज ना करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स को एक बार जरूर देख लेना, कम से कम ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि ओपन बुक है तो आपके पास नोट्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली बुक्स होंगी, सब कुछ होगा। तो ओवरव्यू ले ले एटलीस्ट कि वो चीज है क्या, वो टॉपिक है क्या। क्योंकि हो सकता है केस कंट्रोलिंग से आ जाए, हो सकता है केस प्लानिंग से आ जाए, हो सकता है स्टाफिंग से आ जाए, हो सकता है मोटिवेशन से आ जाए, लीडरशिप से आ जाए, किसी से भी आ सकता है। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि केस आया कहाँ से। क्योंकि ये केस में क्लियरली मोटिवेशन की बात हो रही थी, तो मेरे को पता चल गया था कि मोटिवेशन, वैसे भी केस स्टडी को पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लग जाता है कि स्टाफिंग की प्रॉब्लम है, मोटिवेशन का प्रॉब्लम है, किस चीज का प्रॉब्लम है। यू जनरली गेट द पॉइंट कि इसका प्रॉब्लम है क्या इसमें। तो अगर आपको प्रॉब्लम मिल गया तो इट्स वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम है। और एक, हाँ, दूसरा जो दूसरे टाइप की केस स्टडी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पवन की लाइफ एकदम कूल है, टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छा चल रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो वहां पर हम खुद प्रॉब्लम बनाएंगे। कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे? हम वहां पे लिखेंगे चैलेंजेस अहेड ऑफ पवन, ऐसे लिखेंगे। तो चैलेंजेस अहेड मतलब कि अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? कंपटीशन प्रॉब्लम हो सकता है, टीम में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है, टीम में मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं कुछ भी अजम्पशन बेस्ड प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ओके दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल प्रॉब्लम्स।
और जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आ सकती है और इसको ऐसे एड्रेस करना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आई होप कि आपको इस क्लास में मजा आया हो, आप बोर नहीं हुए हो मेरी क्लास में। Sir, is there any word limit in case study based questions? मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन में कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है, प्लीज मार्किंग करके आंसर मत करें। आप में से काफी लोग मार्किंग करके आंसर करते हैं, मैं देखता हूँ शीट जब चेक करता था मैं देखता था आपने मार्क किया हुआ है कि भाई इतना से इतना ही लिखना है। ऐसा काम मत करें। मुझे लगता है कि आप जहां पर जिस लेवल पे आपको लगता है कि द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड और द क्वेश्चन हैज बीन एड्रेस्ड, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। वैसे ज्यादातर बच्चों का कहना होता है मैनेजमेंट बड़ा गप्पू वाला पेपर होता है जी, कहानी वानी भर के आ जाते हैं पेपर में। तो और वो टीचर पे भी डिपेंडेंट होता है, खासकर हमारे कॉलेज में तो ये काफी है कि टीचर पे काफी डिपेंडेंट है कि भाई आप कैसे टीचर का पेपर लगा रहे हैं। हो सकता है वो टीचर वेट देख करके आपको मार्क्स दे रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। काफी टीचर ये कहते हैं कि बच्चे आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है, आपने तो 2 लाइनें लिख दी, बट वो मेरे 2 लाइन को नहीं पढ़ता, वो सिर्फ ये लिख देता है कि मैंने 2 लाइन नहीं पढ़ी, 2 ही लाइन लिखी। वो मुझे अप्रोच गलत लगती है। और जहां से मैं पढ़ा हूँ या जहां पर जब तक मैंने पढ़ाया है कॉलेज में, मैंने कभी इस चीज को मॉनिटर नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप एडिक्वेट लिखें। एडिक्वेट का मतलब ये होता है कि बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। अगर कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो प्लीज उसको 3 या 4 लाइन में एटलीस्ट एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू कमिटमेंट, तो कमिटमेंट पे मैं 3-4 लाइन लिखूंगा कि मैं कमिटमेंट क्यों कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम है। और अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मान लो मैंने लिखा कि अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए अरविंद को, तो वहां पर मैं लिखूंगा कि अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है और अकाउंटेबिलिटी क्यों अरविंद को देनी चाहिए। मतलब मैं 2-3 लाइन का उसका एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली लिखूंगा, सो दैट कि आंसर का लेंथ बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, sir. Thank you. Any other question anybody would like to ask? Boro